अगर मोस्ट ऑफ यू 25 साल की उम्र है आपकी और 25 से ज़्यादा नहीं है, अगर सपोज कोई 28, 29 या 30 हो गया है, सुमक लो, ठीक है, वो ख़त्म। क्योंकि एज ये है जिसमें इंसान कुछ वैल्यू अपने अंदर क्रिएट करता है और समझ जाता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। जिसका वो निकल जाता है टाइम, वो नहीं कर पाता। दिस इज़ द टाइम जब आपको बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना है, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना है, और जितना ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन होगा उतनी ज़्यादा पर्सनालिटी चेंज होगी। आप देखिए, एक जो देखते होंगे इंग्लिश टीवी सीरीज़, एक टीवी सीरीज़ आती है बिग बैंग थ्योरी, होता है ना, TBBT, बिग बैंग थ्योरी। 12 सीजन आए हैं इसके। मैंने शुरू में जब देखता था, मैंने 10 साल उसके 10 सीजन देखे और मेरी आइडियोलॉजी वैसी हो गई थी, क्योंकि मैं कंटेंट ज़बरदस्त कंज्यूम करता था इस इंग्लिश टीवी सीरीज़ की। एक और है जैसे ब्रेकिंग बैड है, वो भी एक ना टीवी सीरीज़ है, इंग्लिश टीवी सीरीज़ है। उसमें वो एक साइंटिस्ट होता है, वो ड्रग्स वग्स बनाता है। तो मेरा भी वही उसी तरीके से दिमाग चलता था। तो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के बाद वैसा ही सोचने लगते हो। आप सबको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब ब्रश करते होंगे घर पे, मैंने ये बोला है यहाँ, आप ब्रश करते होगे, है ना। एंड आई होप कि अच्छा ब्रश लाया होगा जब ब्रश करते होंगे। और अच्छे ब्रश में शुरू के जो ये कुछ हिस्सा होता है ना, ये अलग कलर का होता है या थोड़ा टेढ़ा होता है ना। तो हम जब सुबह ब्रश करते हैं, उसमें हम उठाते हैं क्लोजअप और लगाते हैं बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे लगा लिया आपने और ब्रश शुरू हो जाता है। आपने, किसी ने कहा है आपको ऐसे ब्रश करने को? खुद करते हैं ना। किसी ने गाइडेंस दी है ऐसे ब्रश करना है? किसी डेंटिस्ट से पूछो, वो बोलेगा कि ब्रश करने के लिए इतना टूथपेस्ट लगाना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ इतना जो यहाँ पे अलग कलर का होता है उसी पे डालना होता है। ये क्यों किया आपने? बिकॉज योर माइंड हैज़ बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। आपने सब ने क्लोजअप का ऐड देखा है, जब वो लड़का और लड़की उसको ऐसे वो चीर के लगाता है उस ब्रश के ऊपर और उनके दांत बड़े साफ होते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक। आपको आपका माइंड ट्रेन किया जाता है, आप उसी तरीके से फिर सोचने लगते हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपको दिमाग को ट्रेन करना है। और आई बिलीव कि इंसान जब ये प्रिपरेशन करता है, खासकर जनरल स्टडीज़ की, दुनिया का कोई टॉपिक नहीं है जिस पे वो बात नहीं कर सकता। खासकर मैं उनके लिए बोलूँगा जो KS या IS की प्रिपरेशन करता है। दुनिया का कोई टॉपिक नहीं है जिस पे आप बात नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जाइए, मुझे पता है जब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, आई वॉज इनटू साइंस ओनली, तो साइंस के बाहर जो बात होती थी मैं बिल्कुल डम फाउंड, मुझे कुछ नहीं आता था। जैसे ही आप UPSC में आते हैं ना, दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप बात नहीं कर सकते। पहले बोला जाता था IS का सिलेबस क्या है? एवरीथिंग अंडर द स्काई, आसमान की छत के नीचे जो भी है वो IS का सिलेबस है। पॉलिटी लो, हिस्ट्री लो, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ। अभी क्या है? अभी एवरीथिंग अंडर एंड अबाउ द स्काई। अब ऊपर की चीज़ें भी पूछी जा रही है। कॉस्मोलॉजी में परसों 2 क्वेश्चन आए UPSC में, कॉस्मोलॉजी के क्वेश्चंस, एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस, अभी नीचे के सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी बनते हो, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको कॉन्फिडेंस आता है इससे। तो ये टाइम है जहाँ पर आपको आंख बंद करके कमाल की प्रिपरेशन करनी है। ये 1 साल होता है, 1 साल देना चाहिए इस पर प्रिपरेशन में। 2-3 महीने की बात नहीं होती। आपको पर्सनालिटी बदलनी है अपनी, वो बदलेगी जब कंटेंट कंजम्पशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करो, आप अपने आप में खुद देखोगे चेंज हो रहा है। पहले आप उठते थे 10 बजे, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस आ गया, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, आप खुद 6 बजे उठोगे। और सुबह या दिन ये लगता है आपको 3 बजे तक पढ़ा, 4 बजे तक पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ लिया आज। कल 12 बजे उठता है या 11 बजे नींद से उठता है, कैसे उठेगा फिर सुबह फजर पे जब 3 बजे सोया है? तो हमें हुजूर ने कहा है कि इस उम्मत का जो बरकत वाला वक्त है वो ये फजर का टाइम है, फजर के बाद का टाइम है, ये बरकत वाला टाइम है। तो इस पे मेहनत करनी है। और कुरान कहता है कि हमने दिन काम के लिए बनाया है और रात आराम के लिए। तो अगर अल्लाह आपको बोल रहा है तो या तो आप अल्लाह से बेहतर जानते हो, या तो वो है ही नहीं कि आप उसकी बात नहीं मान रहे, ठीक। या तो वो सच बोल रहा है तो उसकी बात मान लो। तो उसने कहा है रात मैंने आराम के लिए बनाई है, तो आराम के लिए बनाई है, और दिन काम के लिए है। अपने आप जब ट्रेन होगा दिमाग, आपको लग रहा है कि अब वो कोई बोलेगा सर मुझे नींद नहीं आती, 10 बजे कैसे सोऊंगा, मेरी आदत है 3 बजे सोने की, नींद नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ 2 दिन आप सो मत, अगले दिन खुद 9 बजे गिर जाओगे बेड पे, ठीक है ना। मैं जब डेयरी में था वहाँ पे हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रमज़ान चल रहा था, मेरे क्लासेस थे, तो कोविड की वजह से ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा।
तो अब ऑनलाइन क्लासेस है और रमज़ान चल रहा है, दिन में क्लासेस देने हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने क्लासेस रात को शिफ्ट कर लिए। मैंने कहा दिन में मैं थक जाता हूँ, प्यास लगती है, तो दिन में क्लास नहीं दूंगा, मैं रात को क्लास दूंगा, जिसको पढ़ना होगा रात को आ जाएगा। तो मैंने शिफ्ट किया, सारे क्लासेस में रात को देता था, जूस भी पीता था, क्लासेस भी हो जाते थे और दिन में मैं सोता था फिर। और मेरा कंटिन्यू 2 महीने ऐसा ही सिस्टम चला। फिर मुझे दिन में नींद भी नहीं, रात में नींद भी नहीं आती थी। जब मैं वापस आया 3 दिन में मैंने वापस अपना शेड्यूल चेंज किया। मैं 2 दिन सोया ही नहीं, तीसरे दिन अपने आप में गिर गया शाम को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आदत अगर बनती है वो चेंज भी हो सकती है। तो आप आदत बदलो, सुबह जल्दी उठो, 12 बजे तक आते आते पूरा एक दिन आपको लगेगा खत्म हो गया। तो हमने शुरू किया था इकोनॉमी। आज आपका इकोनॉमी का पहला सवाल जो हमने उठाया था, इकोनॉमिक्स, हाउ इकोनॉमिक्स बिगैन एज अ फिनोमेना, आज वो खत्म होगा। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे हाउ इकोनॉमिक्स स्टार्टेड एज अ डिसिप्लिन, जहां से मैं आपको हर चीज लिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा मैं बस आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था, कैसे एवोल्यूशन हुआ है। अगली बार जो लेक्चर होगा डिसिप्लिन से शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या शुरू होता है, स्कैर्सिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, फिर डिविजन्स ऑफ इकोनॉमी, मेजर, माइक्रो, मैक्रो, मेटा, फिर धीरे धीरे आएंगे हम इन्फ्लेशन उठाएंगे, प्लानिंग वगैरह, वो सारा मैं लिखाऊंगा इंशाल्लाह। उन टॉपिक्स पे आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हमने देखा था, थोड़ा रिवाइंड करते हैं, हाउ इकोनॉमिक्स स्टार्टेड एज अ फिनोमेना। और फिनोमेना में सबसे पहले देखा था विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस, क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज एट subsistence level, shifted to surplus agriculture, and then there was a need for exchange, and in exchange we have first studied the barter exchange, commodity to commodity exchange, and then there was the beginning of money. money में सबसे पहले commodity money, metallic money, paper money, bank money, इधर तक किया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ। बैंक मनी जैसा हमारा चल रहा है, अभी का जो सिस्टम है, हम अपने इस कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में यहां से शुरू किया था, धीरे धीरे कहां पे पहुंचे हैं, अभी आगे कितना और जाना होगा। लोग कहते हैं दिस इज द एंड गेम, 100-200 साल ही बचे हैं, तो कितना ज्यादा आगे जाएंगे पता चलेगा धीरे धीरे। अभी जो हम है एक पेपर मनी और बैंक मनी के ट्रांजिशन स्टेज में है, और फ्यूचर ऑफ मनी हमें बुला रहा है। फ्यूचर क्या है, आपका जो बैंक मनी है, मैंने कल आपको बताया था, बैंक मनी में हम 2 तरीके के ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, पेपर ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर। पेपर ऑर्डर में जैसे चेक होता है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये क्या है, पेपर ऑर्डर ऑफ द बैंक, ये बैंक का मनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में आपको प्लास्टिक मनी जैसे दिया जाता है, ये प्लास्टिक मनी क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइन। इसके अलावा बैंक मनी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करने देता है। ऑनलाइन आप यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल हो रहा है, या उसके अलावा आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, फोन पे, गूगल पे ही ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता। आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट खोलो, आप अपना अकाउंट डिटेल दे दो, बेनिफिशियरी का अकाउंट डिटेल दे दो और लिखो मुझे 1 लाख रुपए भेजना है। ये 1 लाख रुपए आप 3 ऑप्शन से भेज सकते हो, क्या क्या, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। वेरी गुड, ये क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर जल्दी पैसा भेजना है, इमीडिएट ट्रांसफर करना है, अब आईएमपीएस से करो। अगर कोई जल्दी नहीं है, एनईएफटी से कर लो, कमीशन कम पड़ेगा। तो ये तरीका है, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तरीके होते हैं आपके बैंक मनी के। क्वेश्चन ये है कि बैंक मनी जैसे ही जनरेट होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो या पेपर ऑर्डर्स हो, चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट, इसके पीछे, बैंक मनी के पीछे रिजर्व क्या होता है। पेपर मनी जैसे ही प्रिंट किया, उसके पीछे कुछ रिजर्व रखना है ना। रिजर्व पहले गोल्ड था 40%, उसके बाद मिनिमम रिजर्व 515 करोड़, अभी क्या चल रहा है 200 करोड़। यानी अब बैंक मनी भी आगे पेपर जनरेट कर रहा है, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। बैंक अगर 100 रुपए ले रहा है, 100 रुपए का वो 1000 रुपए बनाता है। बैंक, हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है, ये मनी सप्लाई सिर्फ करेंसी के नोट्स और कॉइन्स नहीं होते, मनी सप्लाई के अंदर क्रेडिट भी होता है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं। अगर 10% करेंसी है तो 90% क्रेडिट होता है जो बैंक्स ने क्रेडिट क्रिएशन करी होती है। आपने बैंक को 100 रुपए दिया, बैंक उसका 1000 रुपए करता है लोन्स आगे देकर।
इसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब यहां पर हमने देखा बैंक्स ने मनी क्रिएट किया है, लेकिन ये जो मनी क्रिएट हुआ इसके रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व में क्या होता है? बैंक ने चेक क्रिएट किया, बैंक ने चेक दिया, इस चेक के पीछे उसके अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए ना, करेंसी होनी चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी में जो रिजर्व करेंसी होती है, जो करेंसी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइंस, वो रिजर्व करेंसी यहां पे आपका हाई पावर्ड मनी उसको हम कहते हैं। वो हाई पावर्ड मनी इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फॉर द बैंक्स टू इशू पेपर ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर। जब आप बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हो, बैंक के अंदर कैसे डिपॉजिट किया जाएगा? या आप अपना कासा खोलते हो या एफडीआरडी खोलते हो। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एफडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये पटना सर बोलेंगे, शाकार सर का है। तो करंट अकाउंट खोला जाता है, सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट खोला जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट खोला जाता है। बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, ये हम अपनी करेंसी डिपॉजिट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट बैंक ये ऑर्डर्स जनरेट करता है। तो रिजर्व बैंक मनी का क्या बना? जो हम डिपॉजिट देते हैं बैंक्स को, यही रिजर्व बनता है बैंक्स के लिए। तो ये बैंक मनी का सिस्टम चल रहा है, काफी एफिशिएंट सिस्टम चल रहा है। और हमने बैंक्स की मदद से देखा कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भरने हैं, आप रहते यूएस में हैं, आपको इंडिया अपने माँ बाप को पैसे भरने हैं, माँ बाप को पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप एक बैंक के थ्रू जाते हैं। ये बैंक क्या है? आपका इंटरमीडियरी बनता है ना। आपको पैसे भेजने हैं, क्या डायरेक्ट भेज सकते हैं बैंक के बगैर? तो ये बैंक बीच में जो आपको सर्विस दे रहा है, बैंक इसको चार्ज करता है अपना कमीशन। अगर आप में से किसी ने हमारा कोर्स लिया है ऑनलाइन कोर्स 8,000 का है, उसमें बैंक हमें जो कमीशन लेता है वो कोर्स हमें 200 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ता है बच्चे को, 8,200 का हो जाता है। वो 200 रुपए बैंक कमीशन लेता है, क्योंकि वो ट्रांसफर करता है बैंक में, फिर बैंक हमें देगा जब हम विड्रॉ करेंगे। बैंक इन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कमीशन लेता है। फाइन, सिस्टम ठीक था, सब कुछ चल रहा था। हुआ क्या? एक ऐसा इवेंट हुआ दुनिया में जो ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा था। 3 ऐसे इवेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। पॉलिटिकल लाइफ पूरी दुनिया की बदली जब 9/11 हुआ। इकोनॉमिक लाइफ पूरी दुनिया की बदली जब 2008 हुआ। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों लाइफ्स दुनिया की बदली जब कोविड हुआ। ठीक है, ये 3 इवेंट्स बिल्कुल नहीं भूलना। 9/11 ने दुनिया की पूरी इंटरनेशनल रिलेशन को हिला दिया है। 9/11 2001 में हुआ, 2003 में, 4 में, 5 में, 9 में और 12 में 6 मुसलमान मुल्क हाथ से निकल गए। ठीक, ये इंटरनेशनल रिलेशन पूरा मिडिल ईस्ट का जो अभी चल रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ 9/11, जो वर्ल्ड टावर को गिराया गया था, WTC को। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ जो दुनिया की बदली, दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008। इसके बाद बेसल नॉर्म्स आए, उन्होंने हमें बोला कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे देनी है। तो ये एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है स्विट्जरलैंड में, वो बोलता है, वो जैसे इंडिया के बैंक्स को कौन, इंडिया के सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? RBI। और दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। It is the central bank of central banks. Bank for International Settlement was created by 60 central banks. 60 central banks दुनिया के मिले, उन्होंने दुनिया का एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाया। तो वो हमें बोलता है 2008 के बाद उसने बोला कि कैसे काम करने की जरूरत है। उसके बाद हमारा जो ये शिफ्ट हो रहा था, आपकी फिजिकल एंटिटी, आपका जो मनी है पेपर मनी, इसको हम धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहते हैं टू इलेक्ट्रॉनिक मनी। मैंने लास्ट टाइम कहा हम कैशलेस इकोनॉमी बनना चाहते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आता है, इट्स अ मस्ट रीड फॉर दोस दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ARC रिपोर्ट 2 आई है, उसमें उन्होंने बोला है 2030 तक इंडिया वांट्स टू बिकम अ कैशलेस इकोनॉमी। फाइनेंस बिल ने बोला 2 लाख की कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अभी वो गिर के अगले कुछ सालों में नई बिल आएगी, वो बोलेगी 1 लाख की, फिर नई बिल आएगी, बोलेगी अब सारे कैश ट्रांजैक्शंस बंद हो गए, जो भी होगा क्या होगा? बैंक से होगा। फाइन, तो हमारा जो ये ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम पेपर मनी टू इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये ट्रांजिशन में हमने फास्ट ट्रैक इस ट्रांजेक्शन को किया बिकॉज ऑफ द कोविड। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो कहती है कोविड असल में इट वॉज मेंट फॉर दैट ओनली, कि कोविड चाहता था कि अब जो ये ट्रांजिशन हो रहा है
टू आवर डिजिटल लाइफ जो हर एक बंदे की है। अब सबकी एक डिजिटल प्रेजेंस है, एक तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, सबका कहीं ना कहीं अकाउंट होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। इसको शिफ्ट जो ये हो रहा है, इसको एक्सेलरेट किया है कोविड ने। इससे हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ दोनों बदल गई है। इकोनॉमिक लाइफ कैसे बदली? अब ट्रांजैक्शन सारी कहां से होगी? बैंक से हो रही है। और पॉलिटिकल लाइफ कैसे बदली? पॉलिटिकल लाइफ कैसे बदलेगी हमें मालूम पड़ा जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ। कैसे ट्रंप के इलेक्शन में उन्होंने फेसबुक से डेटा लिया है 50 लाख अमेरिकन का। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी, उन्होंने वो डेटा लिया और डेटा को मैनिपुलेट करके ट्रंप का कैंपेन डिजाइन किया, जिसकी वजह से ट्रंप ने इलेक्शन जीता। ये हमारे डिजिटल लाइफ का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कैसे हमारी पॉलिटिकल लाइफ बदल रही है, कैसे हम लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल डिजिटल प्रेजेंस से। तो 2008 में क्या हुआ था ऐसा? 2008 में जो हुआ उसको हम कहते हैं द ग्रेट रिसेशन। द ग्रेट रिसेशन, जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ा होगा वो बोल सकते हैं ये क्या है। सिंपली मैं आपको बोलूंगा नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों को, रिसेशन होता है व्हेन यू हैव नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स। क्या मतलब है इसका? देखिए जीडीपी में क्या होता है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी में, नेशनल इनकम होता है। इकोनॉमी जैसे हमारा इनकम, आप सबका इनकम मिलकर क्लासरूम का इनकम हो गया, पूरे इंडिया के सिटीजन्स का इनकम मिलकर हमारा नेशनल इनकम हो गया। तो नेशनल इनकम को हम 2 सेकंड के लिए मान लो जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या है? इज द वैल्यू ऑफ ऑल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। वो पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारी टोटल नेशनल इनकम है कंट्री का। ये अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? सपोज हमारा इनकम है 100 करोड़, कल को ये हो गया 105 करोड़, तो कितना हो गया है? 5 करोड़ की ग्रोथ हो गया है। 5% ग्रो किया है हमने। ये 5% जो ग्रो किया है ये पॉजिटिव ग्रोथ है ना। अब आप 5% ग्रो कर रहे हो, कल को 7% ग्रो करो, कल को 9% ग्रो करो, तो ठीक जा रही है इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट एन एक्सेलरेटिंग रेट, है ना। ऐसा ही हमने देखा, चाइना ने भी ऐसा ही रजिस्टर किया। उसके बाद कभी कभार साइकिल बदलता है, जब हम स्लो डाउन में आते हैं। आप 9% पे ग्रो कर रहे थे, धीरे धीरे 7% पे गिरते हो, फिर 5% पे गिरते हो। यानी आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? लेकिन ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है ना। 5% ग्रो तो किया है, पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ की रेट कम हो रही है। जब ऐसा होता है इसको हम कहते हैं स्लो डाउन। क्या कहते हैं? स्लो डाउन। जब आपका 5% से चलिए 0% हो गया, फिर नेगेटिव आ गया, फिर 3% माइनस में चला गया, 5% माइनस में चला गया, ये जो माइनस है ये नेगेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव ग्रोथ अगर 6 महीने तक रही, 6 मंथ्स तक कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ रही, तो हम कहेंगे इकोनॉमी रिसेशन में है। अगर नेगेटिव ग्रोथ 12 महीनों तक रही, तो हम कहेंगे इकोनॉमी डिप्रेशन में है, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन है जो हमें ग्रोथ की रेट बताती है। तो रिसेशन कितने महीने तक? 6 महीने होते हैं, 2 क्वार्टर्स। 1 क्वार्टर 3 महीने का, तो 2 क्वार्टर 6 महीने का। तो अगर negative growth in consecutive 2 quarters, that will be called a recession in the economy. If there is a negative growth for consecutive 4 quarters, that will be called depression. तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा 2008 में कुछ ऐसा हुआ कि इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, नेगेटिव ग्रोथ उन्होंने रजिस्टर की फॉर 2 consecutive quarters। यूएस में ऐसा हुआ। आप इमेजिन करो, चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट विल रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स विद इन अ डेकेड। आप देखेंगे चाइना कैसे रिप्लेस करेगा, कैसे वो वर्ल्ड पावर बनेगा, ऑलरेडी बन चुका है। तो चाइना, 2 सेकंड के लिए मान लो चाइना में रिसेशन हुआ है। चाइना में रिसेशन हुआ, चाइना में अगर रिसेशन हुआ है यानी चाइना का जीडीपी कम हो रहा है, चाइना का ग्रोथ कम हो रही है, इसकी वजह से पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स था, और यूनाइटेड स्टेट्स में जब रिसेशन हुआ वो फैलते फैलते पूरे यूरोप में फैला, वहां भी रिसेशन हुआ, धीरे धीरे इंडिया तक आया। इंडिया में स्लो डाउन हुआ उसकी वजह से। मैंने लास्ट टाइम कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी कैसे कहता है, पानी में कहीं पे एक ड्रॉप गिरेगा कैसे वो नीचे से फैलते जाता है। ये मैक्रो इकोनॉमी में हम देखते हैं। तो हमने यही देखा रिसेशन की वजह से वो कैसे फैला आगे। ये रिसेशन लेकिन हुआ क्यों? रिसेशन जो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में वो इसलिए हुआ क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज का दिवालिया निकल गया। दे डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। जैसे एक कंपनी थी लेहमन ब्रदर्स। लेहमन ब्रदर्स बहुत बड़ी कंपनी थी। यू नो, आई रिकमेंड अ डॉक्यूमेंट्री, इनसाइड जॉब करके एक डॉक्यूमेंट्री आती है, यू शुड वॉच दैट। ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, इसी पे बनाई गई है। 2008 ग्रेट रिसेशन। ये देखना
आपको मालूम पड़ेगा कैसे ग्रेट रिसेशन हुआ है, सेंट्रल बैंक की वजह से। मॉनेटरिस्ट मानते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने बोला कि इकोनॉमी में जो भी डिस्टॉर्शन होती है, इन्फ्लेशन जो हो रही है, प्राइसेस बढ़ते हैं, वो सारा खता उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी हुआ वो सेंट्रल बैंक की नजर में हुआ है, उनको पता था ऐसा हो रहा है। मैंने कल बोला आपको 2005 में रघुराम राजन ने ऑलरेडी बता दिया था। उस इवेंट में फेडरल रिजर्व का चेयरमैन भी बैठा था, जब उसने बताया उनको कि आपकी इकोनॉमी सही ट्रैजेक्टरी पे नहीं जा रही है, वो रिसेशन में जा सकती है, उसको हीड नहीं दिया गया। लेकिन मालूम पड़ा कि बराबर 3 साल के बाद वही हुआ जो रघुराम राजन ने कहा था, इकोनॉमी चली गई रिसेशन में। और वो डिजाइन किया गया था इस तरीके से कि वो जाए रिसेशन में। 2008 में जो हुआ, इट वाज अ क्लियर कट अटैक ऑन द हेजेमनी ऑफ डॉलर। तो हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे ही ये रिसेशन शुरू हुआ, लेहमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की। ये बहुत बड़ी कंपनी थी वहां की। मानो अब यहां का रिलायंस अगर बैंकरप्ट हो जाएगा, सब खत्म है ना। देश कौन चलाता है? वही तो चलाते हैं। कुछ ऐसी 2-3 कंपनीज है इंडिया की, इतना बड़ा कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है हमारी गवर्नमेंट की। जो भी पॉलिसी आती है, वो पॉलिसी कौन बनाता है? बीजेपी के एमपीज। पॉलिसी कौन बनाता है? लालू प्रसाद यादव। वो उसको पता है पॉलिसी कैसे बनाते कौन है? ब्यूरोक्रेट्स, यानी आप, है ना। ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बनाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स पे इन्फ्लुएंस होता है कॉर्पोरेट सेक्टर का। ये सारी पॉलिसीज असल में कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है। इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। ठीक, पूरी दुनिया, इसको हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। वो लोग निकले तो यहां से बाहर, लेकिन एमएनसीज के जरिए वापस आ गए। तो ये बहुत बड़ी कंपनी थी लेमन ब्रदर्स, इसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की। जैसे ही ऐसे हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे प्लंज हो गया रिसेशन में, वो फैला बाकी कंट्रीज में। इस वजह से इस रिसेशन से निकलने के लिए मॉनेटरिस्ट हमें कहते हैं, या किनीज हमें कहता है, 2 चीजें करनी है। एक तो गवर्नमेंट को बोलो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने को, गवर्नमेंट को बोलो ज्यादा खर्चा करो। और उसने कहा सेंट्रल बैंक को बोलो मनी सप्लाई बढ़ाने को। हम कहां पर है? रिसेशन में। कहां पर है? रिसेशन में। रिसेशन क्या है? नेगेटिव ग्रोथ। कितने क्वार्टर्स की? 2 क्वार्टर, यानी 6 महीने। ये रिसेशन होता क्यों है? रिसेशन का मतलब नेशनल इनकम कम हो रहा है। नेशनल इनकम कम कब होगा? जब जीडीपी कम होगा। जीडीपी कब कम होगा? जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगी, है ना। प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कोई क्यों कम करेगा? जब डिमांड कम होती है। तो डिमांड क्या है? डिमांड कम होने की वजह से ही आपका रिसेशन हुआ। तो हमें क्या करना है इससे निकलने के लिए? डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड कैसे बढ़ेगी? गवर्नमेंट को बोला जाता है यू गो फॉर एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो रेवेन्यू लेती है हम लोगों से, और स्कीम्स के जरिए, पॉलिसीज के जरिए खर्चा भी करती है। बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है कि एक्सपेंडिचर कितना करना है और इनकम कितना लेना है। यही तो होता है बजट में। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को बोला जा रहा है ज्यादा खर्चा करो इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में वो लोग क्या, वो खड्डे खोदेंगे, उसके बाद लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। ऐसे ही होता है जैसे मनरेगा के जरिए लोगों को तनख्वाह दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, स्कीम्स के जरिए पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, लोगों के हाथ में पैसा आता है। यहां से सेंट्रल बैंक को भी बोला जा रहा है कि अपना मनी सप्लाई बढ़ाओ, तुम जो मनी क्रिएट कर रहे हो उसमें इजाफा करो। इन दोनों की वजह से कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट होता है कि टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है। मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ने लगेगी। डिमांड अब बढ़ रही है, सप्लाई अपने आप बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ेगा, हम बाहर आ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो मनी सप्लाई बढ़ाने का जो ये रोल है, ये सेंट्रल बैंक को भी करना होता है और गवर्नमेंट को भी। अब मनी सप्लाई बढ़ाई गई, अब डॉलर जो है इसका सप्लाई बढ़ाया जा रहा है ना। और जब भी किसी करेंसी की सप्लाई ज्यादा होती है, कल हमने पढ़ा, जब कोई बल्क में चीज होती है उसका वैल्यू गिर जाता है। तो सप्लाई जब बढ़ी, बताइए व्हाट विल हैपन टू द परचेसिंग पावर ऑफ द डॉलर? द परचेसिंग पावर ऑफ द डॉलर विल डिक्रीज, है ना। परचेसिंग पावर, इसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो क्या हो गया? परचेसिंग पावर कम हो गया डॉलर का। ठीक, अब ये डॉलर जो आपकी करेंसी है, क्या ये पेपर नोट है? पेपर करेंसी है ना। पेपर करेंसी का परचेसिंग पावर क्या हो रहा है?
इसके पीछे जब हमने ये करेंसी छपाई, क्या इसके पीछे जो रिजर्व है वो रिजर्व में क्या चीज है? कोई बता सकता है? क्या डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड पे है ना? गोल्ड पे है? नहीं, नहीं है। डॉलर दुनिया की सबसे एक्सेप्टेबल करेंसी है, इज द हार्डेस्ट करेंसी नोन। तो ये हार्ड करेंसी है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट होती है। नो, जैसे पेट्रो डॉलर है, पेट्रो डॉलर का पता है आपको? छोड़ो अब देखिए, अगर आपको ये समझना है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। 1944 में एक चीज हुआ, इसको हम कहते हैं द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, ये ऐसे ही रखना, पहले ये समझो, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है? कल हमने पढ़ा गोल्ड स्टैंडर्ड, पढ़ा ना? गोल्ड स्टैंडर्ड, इंडिया का गोल्ड स्टैंडर्ड 1956 तक क्या था? 40% रिजर्व रखना है। जितनी भी करेंसी छपाओगे 40% गोल्ड रखना है। तो इंडिया अगर 100 करोड़ रुपए छपा रहा है, 40 करोड़ का गोल्ड रखना है। अगर 200 करोड़ छपा रहा है, 80 करोड़ का गोल्ड रखना है। तो जैसे आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे, आपको गोल्ड रिजर्व्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये मैंने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड है तो अच्छा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, पर ये बुरा भी है क्योंकि इन द टाइम्स ऑफ नीड आप ज्यादा पैसा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास गोल्ड उतना नहीं होगा। तो कल को वॉर हो गया, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन द एंटायर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्ट करता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो कौन है? इंडिया इंपोर्ट करता है। पता नहीं क्या दिमाग में है, कुछ करना मत होगा। उसकी वजह से जो इंपोर्ट हो रहा है कंटिन्यूअस, ये इंपोर्ट करने के लिए आपको पैसा होना चाहिए। अब बाहर से कुछ खरीद रहे हो, आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन आप पैसा क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको डॉलर पीछे से गोल्ड बराबर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरीका बताया इससे बचने के लिए। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में, ब्रेटन वुड्स में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया को कहता है कि तुम जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चल रहे हो, मैंने कल आपको बोला जब भी पेपर करेंसी इशू हुई, हर एक करेंसी के पीछे पहले क्या होता था? गोल्ड होता था। तो ये वही जमाना है 1944 का, हर एक करेंसी के पीछे गोल्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया को कहता है तुमने जो करेंसी के पीछे गोल्ड रखा है, मुझे पता है तुम्हारे पास गोल्ड उतना नहीं है, लेकिन तुम्हें पैसे की जरूरत है। उसने बोला तुम क्या करो, तुम जो ये रिजर्व में गोल्ड रख रहे हो और यहां उसके अगेंस्ट करेंसी छपा रहे हो, मनी सप्लाई क्रिएट कर रहे हो, तुम ये मनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते जब तक कि तुम्हारे पास गोल्ड नहीं होगा, है कि नहीं? उसने बोला तुम ये गोल्ड मत रखो, तुम इधर मेरा डॉलर रखो। अब दुनिया भर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम गोल्ड को रिप्लेस करेंगे विद डॉलर। क्यों एक्सेप्ट किया भाई? डॉलर खुद क्या है? पेपर करेंसी ही तो है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें बोला आप अपनी करेंसी पेग करो डॉलर के साथ, क्योंकि मैं डॉलर पेग कर रहा हूं गोल्ड के साथ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि $35 का 1 आउंस ऑफ गोल्ड हुआ करेगा। 1 ounce of gold, 1 ounce of gold, $35 will be equal to 1 ounce of gold. It was agreed to in the Bretton Woods conference. 1 ounce होता है 28.3 grams. 1 ounce is equal to 28.3 grams. इसका क्या मतलब है कि आपका रुपीज है यहां पे, है ना? रुपीज। अब हम रुपीज को पेग करेंगे, यानी लिंक करेंगे किसके साथ? डॉलर के साथ। क्यों? क्योंकि डॉलर लिंक्ड है किसके साथ? तो इनडायरेक्टली आप भी लिंक हो गए किसके साथ? गोल्ड के साथ, है कि नहीं? अब यहां पर आपने देखा, आपने डॉलर को चूज क्यों किया? क्योंकि उसने आपको बोला मैं अपनी करेंसी को $35 अगर होंगे कितना रिप्लेस करूंगा? 1 ounce ऑफ गोल्ड। इसका क्या मतलब है? और आपको अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स क्यों इस पोजीशन में था और हम इस पोजीशन में क्यों नहीं थे? हम क्यों नहीं कर पा रहे थे अपनी करेंसी को पेग विद गोल्ड, और यूएस कैसे कर गया? क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के पास पूरी दुनिया के गोल्ड सप्लाई का 75% था। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड था, 3/4 गोल्ड रिजर्व्स वर विद यूनाइटेड स्टेट्स। 75% सारा गोल्ड यूएस के पास था। अब यूएस के पास बहुत गोल्ड का अंबार है, वही एक ऐसी कंट्री है जो अपनी करेंसी को पेग कर सकती है विद गोल्ड, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है। तो उन्होंने हमें कहा मैं 1 ounce ऑफ गोल्ड यानी 28 ग्राम पे $35 छपाऊंगा, फिर और $35 छपाऊंगा 28 ग्राम पे। तो मैं ऐसा गोल्ड रखता रहूंगा, यहां से डॉलर छपाता रहूंगा। सिस्टम ठीक है ना? तो आपके पास ज्यादा पैसा नहीं था,
ज्यादा गोल्ड नहीं था तो आपको गोल्ड रखने की अब जरूरत नहीं है, अब डॉलर रखो, डॉलर कमाना आसान है, इंटरनेशनल ट्रेड करो, डॉलर मिल जाएगा। तो डॉलर रखो, और डॉलर क्यों रखोगे? क्योंकि डॉलर के पीछे क्या है? गोल्ड है, तब आपने डॉलर को एक्सेप्ट किया। ब्रेटन वुड्स में यही हुआ। अब यही चल रहा था सिस्टम, और हमने एक इकोनॉमिस्ट को देखा, क्योंकि कुछ चीजें देखने के लिए नजर होनी चाहिए, वो कहीं किसी और ट्रेडिशन का भी हो, उसमें होती है किसी में नजर। ही इज नोन एज रॉबर्ट ट्रिफन। रॉबर्ट ट्रिफन, रॉबर्ट ट्रिफन ने वो देखा जो हम नहीं देख पाए। रॉबर्ट ट्रिफन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको बोला है कि उसके पीछे गोल्ड रखा है और वो डॉलर छपा रहा है और उसके पीछे बराबर गोल्ड का रिजर्व है। उसने कहा कि मुझे जो लग रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के पास उतना गोल्ड नहीं है जितना उन्होंने डॉलर छपाया है। ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है, मैं एक जगह पढ़ा रहा था और ये कोई इंस्टीट्यूट था, इसने मुझे, जब मैंने बैच खत्म किया, इसने मुझे एक चेक दी 2 लाख रुपए की, ये मैं हूं। उसके बाद मेरा दोस्त भी पढ़ा रहा था, उसको चेक दी 4 लाख रुपए की। उसके बाद एक और दोस्त था, उसको चेक दी 8 लाख रुपए की। एक और दोस्त था, 5 लाख रुपए की चेक्स दी और कहा बैंक से ले लेना। जब हम बैंक के पास चारों दोस्त मिलकर गए, उसने बोला एमिशे 50 अकाउंट, ठीक।